क्लास 11। तो भाई अब आप हाई स्कूल से 11th में आ चुके हैं। 11th का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो 11th में फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग पहले ले लेते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो बुक हमारा फिज़िक्स है जो हमने 9th में पढ़ा था, बेसिकली 9th में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो चीज़ें हम लोग यहाँ 11th में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला यूनिट अगर हम लोग कहें, पहला यूनिट जो है जो हमारी चलेगी फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट में, जिसमें हम लोग फिज़िकल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है ना, ये जो भी जब भी पढ़ेंगे जैसा ही पढ़ेंगे। तो पहले यूनिट में हमने फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना है, फिर काइनेमेटिक्स जहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे। जो मोशन हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम इन टू ए वगैरह वगैरह, बहुत सारे रूल्स हमने 9th में पढ़े थे। वो हम यहाँ पर आगे इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। तो जो पहला बुक 11th का है, फर्स्ट बुक एनसीईआरटी का, ये ही फिजिक्स का मेन आपका रीढ़ का हड्डी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हमने फिज़िक्स को सीखना है। तो ये चीज़ कंपलसरी है, जिसमें काइनेमेटिक्स चाहे मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जो पहला बुक हमारा एनसीईआरटी का है। तो इतने टॉपिक, इतने यूनिट, मतलब मेरे ख्याल से 5 या 6 यूनिट ही हो जाती हैं अगर हम इनको देखें। ऐसे पहला यूनिट है फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा है शायद काइनेमेटिक्स, तीसरा है लॉज ऑफ मोशन होगा, चौथा होगा वर्क, एनर्जी, पावर, पांचवा अपना रोटेशनल मोशन, छठा ग्रेविटेशन। ये हमारा है। और फिर सेकेंड बुक में हम लोग चले जाएंगे जहाँ पर हम बल्क मैटर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर्स के बारे में हम लोग जहाँ पर पढ़ेंगे, वेव एंड ऑक्सीलेशंस पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बस इतना ही कोर्स हमारा 11th का है। बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे आपका ये कोर्स नहीं होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट है फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें फिज़िकल वर्ड हम नहीं पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन, तो वो लॉज जो वहाँ पर लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। अगर हम अभी डिस्क्राइब करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो आगे की चीज़ें। तो जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वो चीज़ें हमारी आती रहेंगी। तो पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, यूनिट, मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो ध्यान से सुनिए कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। सिंपल सी बात है, फिजिक्स मेजरमेंट की एक साइंस है। फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स साइंस किसका है? मेजरमेंट का। फिजिक्स हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस और बस मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट को ही लॉस के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करते रहते हैं। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। अगर छोटे शब्दों में कहा जाए व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना, अब मेजरमेंट क्यों जरूरत पड़ी, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की जरूरत क्या है, क्यों है? देखिए, अब आपके हाई स्कूल के पेपर हुए, आपके हाई स्कूल के पेपर में आपकी कुछ परसेंटेज आएंगे। अच्छा, अब हम लोग कहें कि आप, मैंने कहा कि 2 बच्चे मैंने लिए, मैंने कहा भाई क्या रिजल्ट है, उन्होंने कहा भाई पास हो गए। अब मैं पास हो गया तो अच्छी बात है ना, मैं नहीं कर पाया कि पास हो गए, तो कौन ज़्यादा मेहनत किया, कौन कम मेहनत किया? तो नंबर में उन्होंने कहा भाई, एक ने कहा कि भाई हमारी 95% है, एक ने कहा हमारी 92% है। अब दोनों अच्छे नंबर लेके आए ना, दोनों पास हैं, अच्छे नंबर लेके आए। तो जिसने 92% कहा, तो उसने 95% वाले से थोड़ी कम मेहनत करी। तो मैं क्लियर हो गया ना कि हाँ भाई 3% का तो अंतर है। एक तीसरा बच्चा कहता कि सर मेरी 90% है, तो मैं कहा कि हाँ इसने थोड़ी और कम मेहनत करी। अभी तीनों मुझसे कहते, एक पहला कहता कि सर मेरे
मैं मेरे नंबर दूसरे वाले से ज़्यादा हैं और दूसरा कहता है कि मेरे नंबर तीसरे वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब मैंने दूसरे वाले तीसरा पहले वाले ने कहा कि मैंने दूसरे वाले ज़्यादा मेहनत करी और दूसरा वाला कह रहा है कि मैंने तीसरे वाले से ज़्यादा मेहनत करी। इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाया ना कि कहाँ पर क्या है, लेकिन जैसे उसने नंबर में कहा कि मेरी 95% है, दूसरा कह रहा है मेरी 93% है, एक ने कहा 93 है और एक कह रहा है कि 90% है। तो जैसे उन्होंने नंबर्स में बात करी तो मैं एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई 95 वाला 93 और 90, ठीक है ना, इन दोनों में क्या अंतर, मतलब जो पहला 95 वाला है उसने 93 वाले ज़्यादा मेहनत करी और 95 वाले ने 30 वाले से और ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन जब नंबर में बात करी तो पता लगा ना। या मैंने इमेजिन कीजिए हमारी क्लास चल रही होती, अगर कोरोना नहीं हो रहा होता, हमारी क्लास चल रही होती तो मैं 2 लड़के खड़े करता, ए और बी। अब मान लो कि ए का जो हाइट है वो बी के हाइट, पहले लड़के का जो हाइट है, पहले बच्चे का जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरे बच्चे से। अब मैं आपसे कहता कि पहले बच्चा अब हम सब क्लास में उन दोनों को खड़ा किया है तो भाई क्लियरली हम लोग देख पाएंगे ना कि पहला बच्चा दूसरे बड़ा है। तो मैंने कहा हाँ भाई पहले ए की हाइट बी की हाइट से ज़्यादा है, मतलब ए जो है, जो स्टूडेंट ए है उस स्टूडेंट ए का हाइट मैंने कहा बी की हाइट से ज़्यादा है। आपने कहा ठीक है सर। क्या हम इसको क्लियर कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए। मैंने उनसे हाइट पूछा। अब उनका मैं हाइट पूछता हूँ तो पहला कहता है कि सर मेरा हाइट 6 फीट है, ठीक है। दूसरा कहता है मेरा हाइट 5'8" है, 5 फीट 8 इंच है। तो जैसे ही उन्होंने नंबर में कहा तो मैं क्लियर हो गया ना कि भाई पहले वाले का हाइट दूसरे वाले के हाइट से 4 इंच ज़्यादा है। क्लियर हुआ ना, ज़्यादा क्लियरिटी कब आई? जब नंबर ने बोला कि जस्ट पहले बोला। चलिए एग्जाम्पल और समझते हैं। आप खाना खाएं, आपकी मम्मी ने खाना बनाया। अब आपकी मम्मी ने जो खाना बनाया उसको आपको नंबर में डिस्क्राइब करना है पहली बार, ठीक है। अब पहली बारी में हम लोग नंबर में डिस्क्राइब नहीं करते, मान लीजिए हम लोग कहते हैं अच्छा है कि बुरा है। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने कहा खाना कैसा है भाई? आपने कहा खाना अच्छा है। दूसरे दिन खाना फिर बनाया, फिर आपने कहा कि भाई खाना अच्छा है। अब मम्मी ने उन्होंने कल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कम अच्छा है, ये बात चली। अब इमेजिन कीजिए कि आप इसी नंबर में बात चल रहे हैं। अब आप नंबर में बात कर रहे हैं, मम्मी ने खाना कैसा बना? आपने कहा कि खाना जो बना उसको हम लोग 10 में से 9 नंबर देते हैं, 1 नंबर कटाना। तो मम्मी समझ गई, ठीक है। अगले दिन आपने कहा कि खाना 10 में से 7 ही नंबर देते हैं। तो क्लियर कब हो रहा है? जब नंबर में बात कर रहे हैं कि जब ओवरऑल बात कर रहे हैं, जब नंबर में बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम नंबर में डिस्क्राइब करें, किसी भी चीज़ को अगर हम नंबर में डिस्क्राइब करें तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं और एक्यूरेट बता रहे हैं, बल्कि बजाय इसके कि हम किसी बारे में कुछ बता दें। मैंने कभी ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा ही है, कितना बड़ा है अगर हम नंबर में बात करें, बिना नंबर में बात करें तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको नंबर में एक्सप्लेन करें, डिजिट में एक्सप्लेन करें, तो हम उसके बारे में क्लियरली बता रहे हैं कि ए बी से कितना बड़ा है। आपकी मम्मी ने या आपके घर में किसी ने भी खाना बनाया तो खाना बनाने में आपने खाने को मतलब उसका एवेल्यूएशन करना है कि बताना है खाना अच्छा है, कितना अच्छा है या कितना कम अच्छा है। तो आपने पहली बारी में कहा कि भाई खाना सब्जी ए जो है पहली सब्जी दूसरी सब्जी से अच्छी है, ठीक है भाई। अब कितना अंतर है? तो भाई नंबर में अगर बात करते हैं, आपने कहा पहली सब्जी को 10 में से हम 9 नंबर दे रहे हैं और दूसरी सब्जी को 10 में से हम लोग 6 नंबर दे रहे हैं। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दूसरे को आपने कम नंबर, और जैसे ही नंबर में बात करो तो मम्मी क्लियरली समझ गया, जिसने भी खाना बनाओ क्लियरली समझ गया कि हाँ भाई बी और ए में काफ़ी अंतर है। लेकिन कब? जब हमने नंबर में बात करी। तो मेजरमेंट का मतलब हम किसी भी चीज़ को नंबर में अगर डिस्क्राइब कर सकें तो हम उसी को उसकी मेजरमेंट कहेंगे, और अगर हम उसको नंबर में एक्सप्लेन कर दें, नंबर में डिस्क्राइब कर दें, तो हम उसके बारे में क्लियरली या कुछ ना कुछ बता रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो नॉलेज है वो पूरी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है ना। तो इसीलिए हमको ज़रूरत किसकी है? मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है, जो मैं डिस्क्राइब किया, वो था नीड फॉर मेजरमेंट, ठीक है ना। क्या है? नीड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो नीड फॉर मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो अब आपका क्या है, देखिए इस टॉपिक को करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। नीड फॉर मेजरमेंट हम किस में डिस्क्राइब करेंगे? नंबर में। एक डेफिनेशन, एक चीज़ सुनिएगा। व्हेन वी कैन मेजर वट वी आर स्पीकिंग अबाउट, वट वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, so we know something about it, but
व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी नॉलेज जो है वो पूरी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को नंबर में, किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे हैं और उसको नंबर में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं, क्या कुछ ना कुछ समथिंग अबाउट, वी नो समथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर हम उसको नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब जो हमारी नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का है, वो पूरा का पूरा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो इसलिए हम चीज़ों को नंबर में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम फिजिक्स में इसको लेकर आते हैं। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। अब फिजिक्स में नंबर की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी? मान लें कि कोई बॉडी जो है वो हमने छत से फेंकी, किसी बॉडी को हमने छत से फ्रीली फेंका, मतलब फ्री फॉल करवा, छत में गए और बॉल फेंक दी। अब बॉल नीचे आई, तो ये एक हिसाब से कौन सा क्या हुआ? इट इज़ ए नेचुरल फिनोमेना भाई, क्योंकि ग्रेविटी ने काम किया, बॉल को खींचा, बॉल नीचे आई। तो अब इस नेचुरल फिनोमेना को अगर हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि गिरते टाइम क्या वेलोसिटी थी, उसका क्या, उसने गिरने में क्या टाइम लिया, और उसके जो गिरने में टाइम है उसका हाइट से क्या डिपेंडेंस है, मास का गिरने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और एयर का रेजिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर हम इन सबको निकालना है, मैं ये निकाल लूँ कि भाई गिरने में कितना टाइम लगा, वो कितनी हाइट से गिरा, हाइट मैंने अपने मकान घर का हाइट नाप लिया, इतना हाइट से गिर रहा है, ज़मीन में जैसे ही वो गिरा उसका क्या वेलोसिटी था, एग्जैक्ट इस वेलोसिटी में गिरा, जैसे ही वो गिरा मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और टाइम मैंने निकाला। तो अगर हम ये सब कुछ निकाल लें, मेजरमेंट कर लें, तो हम इस नेचुरल फिनोमेना का कि ग्रेविटी किस तरीके से बिहेव कर रही है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, मेजरमेंट किया फिजिक्स में। ठीक है ना। अब मैं क्या किया कि मतलब मैं 2 बर्तन में पानी गर्म किया। अब पानी गर्म करने के बाद क्या है कि भाई मैंने कहा बर्तन ए का जो पहले बर्तन है उसका पानी मैंने कहा एक आ रहा है भाई, उसने कहा ठीक है, उसने कहा, मैंने कहा पानी ए का बर्तन ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। ये पहली बारी में इतना कहा, लेकिन हमने उनको नंबर में एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब मेजरमेंट नहीं किया, बस मैंने ये कहा कि बर्तन ए का जो पानी है वो बर्तन बी के पानी से ज़्यादा गर्म है। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कौन ज़्यादा गर्म है, तो कहा लेकिन कितना ज़्यादा गर्म है, उन दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो ये अगर हम लोग नंबर में बता दें तो हुए क्या होगा, उसका मेजरमेंट होगा। मतलब मैंने कहा कि बर्तन एक का जो मैंने थर्मामीटर अब लिया, और थर्मामीटर लेने के बाद मैंने दोनों बर्तनों में डाला, तो पता लगा कि पहले बर्तन के पानी का टेम्परेचर 90 था और दूसरे बर्तन के पानी का टेम्परेचर 80 था। तो आपने क्लियरली, अब क्लियर कब हुए, पहली बारी में क्या, अब पहली बारी में आपने कहा कि ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से ज़्यादा था, ए बर्तन का पानी बी बर्तन के पानी ज़्यादा गर्म है, कितना गर्म है ये नहीं बताया, जब कब तक नहीं बताया, जब तक कि हमने उसकी मेजरमेंट नहीं की। और जैसे ही हमने उसका मेजरमेंट किया तो ये क्लियर हो गया कि बर्तन ए का जो पानी है, जैसे मैंने टेम्परेचर में कहा ना 90 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्लियर कब हुआ, जब हमने नंबर में कहा, जब मेजरमेंट में कहा। या और एग्जांपल लेते हैं भाई, इमेजिन कीजिए कि गर्मियों के दिन है, ठीक है ना। तो गर्मी के दिन है तो भाई, या हमको फीवर आया मान लीजिए, ठीक है, मेरे को बुखार आया है और मैंने कहा भाई मेरा टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते, आप कहते हैं ना 102 103 बुखार था। तो पहली बारी में हम लोग के मेरे को बुखार है, दूसरी बारी मैं कहूँ कि मेरा टेम्परेचर 103 104 है, तो आप कब क्लियर हो गए, तुमने कहा 103 104 है भाई, हाँ गड़बड़ तो है, बुखार तो है। लेकिन कब क्लियर हुआ, जब हमने किस में बात करी, नंबर में। अब मैं कहूँ मेरा बॉडी का टेम्परेचर 95 या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, तुमने कहा ऐसा नॉर्मल है, कहाँ बुखार है। तो 94 और 103 104 में कितना अंतर है, काफ़ी अंतर है। मतलब ज़्यादा, एक मैं कहूँ पहली बारी मैंने कहा मेरा 95 है और अगली बारी मैंने कहा मेरा टेम्परेचर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 103 है। तो 95 में आपने कहा ऐसा नॉर्मल है, कोई फीवर वीवर नहीं है, बस खाली ड्रामा कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 105 103 कहता हूँ तो मैंने कहा 95 और 1 से 103 पहुँच गया, मतलब 8 फ़ारेनहाइट का अंतर आया। तो मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब आपको बुखार है। लेकिन कब क्लियर हुआ, जब हमने किस में बात करी, टेम्परेचर को नंबर में लेके आए, जब हमने किस में बात करी, नंबर में बात करी, जब हमने क्या किया, थर्मामीटर लेके उसका मेजरमेंट किया। तो इसीलिए क्या चाहिए, मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको फुल्ली डिस्क्राइब, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है, तो हमको उसको नंबर में ही बात करना पड़ेगा। इट इज़ नीड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो पहला टॉपिक नीड फॉर मेजरमेंट है, आपने अच्छे से सुना, दोबारा सुनिए, 3 4 बार सुनिए, उसके बाद इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बुक्स आपके पास होंगी, कोई बुक्स कह दिए, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूनिट फॉर मेजरमेंट, सॉरी नीड फॉर मेजरमेंट। अब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दूसरा टॉपिक। ये तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
ठीक है ना। अब हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। एक यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब इमेजिन कीजिए कि मैं कैसे समझाऊँ आपको कि मुझको इस पीछे ये पेज का, मेरे को इस पेज का लेंथ मेजर करना है, इस पेज का लेंथ मेजर करना है, ठीक है ना। किसकी मेजरमेंट करनी है? लेंथ की। अब देखिए क्लियर, एक तो आपको दिख रहा होगा, पेज आपको दिख रहा है, ये पेज आपको दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, हाँ ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि मैंने पेज आपको दिख रहा है, इस पेज की लेंथ दिख रही है बिल्कुल, और इस पेज का आपको विड्थ भी दिख रहा है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। तो देखते ही पता लग जा रहा है कि हाँ भाई इसका लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से बड़ा है। कितना बड़ा है नहीं बता पाए, क्या करना पड़ेगा? सर मेजरमेंट कीजिए, आप मेजरमेंट करके बताइए भैया कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, कितना मीटर बड़ा है और ये कितना है। अगर मैं इसकी लेंथ को और विड्थ को, लेंथ को और विड्थ को नंबर में बताऊं तो आप ज़्यादा क्लियर होंगे, हमारी नॉलेज ज़्यादा क्लियर होगी उस केस में। तो इसके लिए हमको उसको नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए ही हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की। अब यूनिट क्या है भाई? इसका लेंथ है, लेंथ की यूनिट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हम आज से 500-600 साल पहले की बात करें, हमको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इसका लेंथ मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा कि लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट लूँगा, लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट लूँगा। जैसे मैंने कैप का, कैप है ना, कैप में लेंथ का अमाउंट क्या है? फिक्स है। टेम्परेचर के बढ़ने पर इस कैप की लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी 8-9 बजे इसका जो लेंथ है, दिन के 12 बजे भी वही होगा, रात को भी वही होगा। संडे को जो लेंथ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी लेंथ होगा। मतलब टाइम के चेंज होने पे इसकी लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्लास्टिक बढ़िया प्लास्टिक है, एकदम से मेल्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज ना हो तो भी इसके लेंथ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे घर में इसका जो लेंथ है, मैं स्कूल इसको लेकर आया, आपके घर लेकर आया, तो भी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब प्लेस के साथ भी कुछ जगह के चेंज होने पे चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी जो इसका लेंथ है, जो टाइम के चेंज होने पे चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं हो रहा है, और आप कह सकते हैं हर जगह पे इसका वैल्यू सेम है। तो ये हो गई लेंथ की अभी यूनिट, और इसको मैं एक नाम देता हूँ। इसको मैंने क्या दे दिया? एक नाम। मीटर क्या है भाई? मीटर भी तो लेंथ का एक फिक्स अमाउंट ही है, जो हर जगह पर सेम है, टाइम के साथ चेंज होने पर चेंज नहीं हो रहा है, जगहों के साथ चेंज होने पर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर के साथ चेंज होने पर चेंज नहीं हो रहा है। तो उस फिक्स्ड अमाउंट को ही हमने नाम दिया, और वो चीज़ क्या रही? मीटर। तो वैसे ये चीज़ को भी मैंने नाम दिया, क्या कहलाया? इसको नाम देते हैं, इसको मैं कैप कहता हूँ। अभी एक कैप इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ। ये कैप क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। मैंने यहाँ पर रखा एक कैप, इस कैप का ये जो मैंने पर्टिकुलर वैल्यू ली, उसका मैं इसके साथ क्या करूं? कंपेयर करूं। देखिए मैंने यहाँ पर रखा पहला एक, फिर मैं दो ले लिया, एक जैसे हैं, ये रखा पहला एक कैप, फिर दो कैप, देखिए दो कैप आया, फिर तीन कैप, चार कैप, पाँच कैप, छः कैप हैं, छः कैप, फिर सात कैप, फिर आठ कैप, ऑलमोस्ट आठ कैप। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई इसका लेंथ कितना है? 8 कैप। व्हाट इज कैप? सर इन दिस केस कैप इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ। लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट है, जिसका इस लेंथ के साथ मैंने क्या किया? कंपेयर किया। तो इन दिस केस दिस इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये लेंथ का क्या है? यूनिट तो है। तो यूनिट का मतलब क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, उसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग स्टैंडर्ड, उसी फिजिकल क्वांटिटी के एक फिक्स्ड अमाउंट का हम लोग एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, और इस स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड लिया, इस स्टैंडर्ड का हम लोग एक नाम दे देंगे, और वही जो चीज़ कहलाई वही उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? यूनिट। बस शर्त यह है कि जो आपने स्टैंडर्ड लिया है वो जगहों के साथ चेंज ना हो, टाइम के चेंज होने पर चेंज ना हो, समझ रहे हो, टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज ना हो, और वो ईजिली रिप्रोड्यूसिबल हो। मतलब मेरा कैप खो गया तो अब क्या करें, तो मैं दूसरे पेन का कैप निकाला तो ईजिली रिप्रोड्यूसिबल हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि 1 मीटर आपका खत्म हो गया, आपके इस दुनिया के सारे मीटर स्केल खत्म हो गए, अब 1 मीटर कितना है, तो हम लोग जो हम फिक्स अमाउंट है तो वो चेंज ईजिली नहीं होगा। तो ये क्या है आपका यूनिट, और ये यूनिट
किसी मेजरमेंट में कितने बार रिपीट हुआ ये कहलाएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। वो अभी कैप लिया ना, कैप कितने बार रिपीट होता है? ऑलमोस्ट 8 बार। तो इसकी लेंथ मैंने कभी 8 कैप है, तो 8 क्या है? 8 कैप। 8 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कैप क्या था? यूनिट। समझ रहे हैं? तो किसी भी मेजरमेंट में कितनी जरूरत है? 2। पहला यूनिट, दूसरा पहला यूनिट और दूसरा जो है उस यूनिट का उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितने बार रिपीटेशन हुआ, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमें कितनी जरूरत है? 2 चीज़ों की, पहला यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, अब इमेजिन कीजिए कि मैं, देखो अब यूनिट छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। अब इमेजिन कीजिए मुझको इस पेज का लेंथ नाप के अपने ये जो मेरा कमरा, जहाँ पर मैं बैठा हुआ कमरा है, आपकी कभी कमरा होगा, उस कमरे की लेंथ मेजर करनी होती है। तो वहाँ पर कैप लेंगे तो भाई कैप 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 करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि कैप वहाँ पर क्या छोटा है। तो कमरे का लेंथ बड़ा है, कमरे का लेंथ अगर बड़ा है तो उस कमरे की लेंथ को मेजर करने के लिए अभी हम जो लेंथ का स्टैंडर्ड सेट करेंगे या जो यूनिट लेंगे वो भी कमरे के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, लेंथ का फिक्स्ड अमाउंट सेट किया जाएगा, जो यूनिट सेट की जाएगी वो भी बड़ी होगी ना। सिंपल सी बात। तो वहाँ पर मैं पूरा पेन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1 पेन, फिर 2 पेन, फिर 3 पेन, फिर कितने बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं? और एक पेन में कितने कैप है? देखिए, एक कैप, एक कैप, एक कैप, फिर 2 कैप, ऑलमोस्ट 3, लगभग 3। तो एक पेन इज इक्वल टू 3 कैप। तो ये क्या है? कन्वर्जन तो हुआ। तो एक पेन अलग, एक कैप अलग है क्या? एक पेन लेंथ का बड़ा वैल्यू है, बड़ा यूनिट है, और एक कैप लेंथ का छोटा वैल्यू है। इन द सेम वे सेंटीमीटर लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट है। सेंटीमीटर अगर कहें तो लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट है ना। और अगर 1 मीटर पूरा कहें तो वो लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट है। दोनों जगह स्टैंडर्ड अलग अलग है। आपने कॉपी में लाइन खींची तो उस कॉपी में जो लाइन खींची उस लाइन को आपका, उस लाइन का अगर आपने कंपेयर करना है तो आप मीटर तो लोगे नहीं। तो आप एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करोगे, ऐसा यूनिट लोगे जो उस लाइन के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल हो, जिससे आप उस लाइन का कंपेयर कर सकें, दैट इज सेंटीमीटर। तो मैंने कहा भाई इतना फला फला सेंटीमीटर इसमें आ गया। अब मुझको अल्मोड़े से हल्द्वानी का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं सेंटीमीटर तो लूंगा नहीं, क्योंकि वो छोटा यूनिट है। तो अभी अल्मोड़े से हल्द्वानी का लेंथ अगर मेजर करना है, डिस्टेंस अगर मेजर करना है, तो वहाँ पर जो यूनिट हम लेंगे वो यूनिट ऐसा लेंगे जो अल्मोड़े से हल्द्वानी के बीच की लेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल हो। तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? किलोमीटर का। सिंपल सी बात है। अब हमको अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस मेजर करना है, फिर किलोमीटर, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किलोमीटर काफ़ी छोटा हो गया। तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो ऐसा होगा कि जो उस लेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लाइट ईयर। और अर्थ से सन के बीच में वो लाइट ईयर कितने बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक कैप कितने बार रिपीट हुआ था? 8 बार। कैप क्या था? लेंथ का एक फिक्स्ड अमाउंट, इट इज़ ए यूनिट। और कितने बार रिपीट हुआ? 8 बार। तो 8 कैप इसका क्या हो गया? लेंथ हुआ। अगर मैं इसमें पेन लेता तो 1 पेन, 2 पेन और 1 कैप। 2 पेन 1 कैप भी तो कह सकते हैं ना इसका लेंथ। तो वो भी क्या है? मेजरमेंट तो है। तो मेजरमेंट में यूनिट छोटी भी हो सकती हैं, मेजरमेंट में यूनिट बड़ी भी हो सकती हैं। समझ रहे हैं? अब इमेजिन कीजिए कि इसका अब इमेजिन करते हैं कि मैंने क्या कहा कि 1 मीटर में कहते हैं, 1 मीटर, मीटर समझते हैं ना आप लोग? मीटर क्या होता है? तो मैंने कहा कि भाई इस वायर का लेंथ, इस रॉड का लेंथ 1 मीटर है, 2 मीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो 1 मीटर, तो इसका लेंथ मैंने कहा 2 मीटर है। व्हाट इज मीटर? सर मीटर इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ। मीटर इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ। अच्छा, अगर आपको मास मेजर करना हो तो फिर मीटर लेते हैं ना। अगर हमको मास मेजर करना होता तो फिर मास का एक फिक्स्ड अमाउंट लगते हैं। भाई आप अगर कभी भी सब्जी की दुकान में सब्जी लेने गए हैं तो वहाँ पर जो वेट होते हैं वो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के होते हैं। तो वट इज़ 1 किलोग्राम, जो उसका पूरा बाँट है वो है क्या? वो मास का एक फिक्स्ड अमाउंट है। आपने आलू रखे, आलू का क्या कर रहा है उसके साथ? आपने एक उसने बैलेंस लिया, एक जगह आलू रखे, एक जगह वेट रखा, तो क्या कर रहा है उसके साथ? क्या कर रहा है? उसका कंपेरिजन तो कर रहा है। आपने 2 किलो आलू लिए तो वो वेट कितने बार हुआ? 1 और फिर 2, और वहाँ पर आया तो क्या कर रहा है? कंपेरिजन तो कर रहा है। मास का कंपेरिजन करना है तो मास का फिक्स्ड अमाउंट लेके करेंगे। लेंथ का कंपेरिजन करना है तो लेंथ का फिक्स्ड अमाउंट लेके करेंगे। टाइम का कंपेरिजन करना है तो टाइम का फिक्स्ड अमाउंट लेंगे। वो डिपेंड करेगा हम किस फिजिकल क्वांटिटी का कंपेरिजन कर रहे हैं। हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का कंपेरिजन करेंगे उसी फिजिकल क्वांटिटी के फिक्स्ड
वैल्यू को लेके, उसका स्टैंडर्ड लेके उसको एक नाम दे देंगे, और जिस चीज़ को हमको जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है उसके साथ उसका क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, और देखेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, वो पर्टिकुलर यूनिट कितने बार रिपीट हुआ, और उस रिपीटेशन को जितने बार रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मेरे को मेजरमेंट करना था तो मैंने लेंथ का एक फिक्स वैल्यू मीटर लिया, मीटर लेंथ का एक स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड वैल्यू है, यूनिट है, और वो इसमें कितने बार रिपीट हुआ, एक बार, दो बार, तो 2 मीटर, इसका लेंथ 2 मीटर। तो व्हाट इज 2, सर मीटर इज रिपीटेड इनटू 2 टाइम्स, मीटर कितने बार रिपीट हुआ, 2। जब मैंने मीटर का इसके साथ क्या किया, कंपेयर किया, तो पता लगा मीटर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कितना हो गया भाई, 2 मीटर। अगला बंदा छोटा स्टैंडर्ड सेट किया, मैं तो मीटर सेट किया। अगला बंदा जो है, दूसरा लड़का जो है, वो मीटर सेट नहीं किया, उसने स्टैंडर्ड छोटा लिया। अगर आप पेन लोगे, अगर आप पेन को एज ए लेंथ लोगे तो उसका रिपीटेशन कम टाइम्स होगा ना, लेकिन अगर आप यूनिट लेंथ का यूनिट कैप में लोगे तो उसका रिपीटेशन ज़्यादा होगा। अब रिपीटेशन ज़्यादा होने से थोड़ा ना कि इस पेज का लेंथ बढ़ गया, या यूनिट बढ़ा देने से मतलब थोड़ा ना कि इसका लेंथ कम हो गया। अगर पेन आपने लिया, अगर आपने पेन लिया, बड़ा यूनिट लिया, तो उसका रिपीटेशन कम होगा। अगर आप सेंटीमीटर लोगे तो रिपीटेशन क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन लेंथ तो उतनी रहेगी। तो अगला बंदा सेंटीमीटर लिया, क्या लिया, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर काफ़ी छोटा है, मीटर तो बड़ा है, सेंटीमीटर काफ़ी छोटा है, और आपको पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने बार रिपीट होता है, 100 बार। तो 2 मीटर में वो सेंटीमीटर कितने बार रिपीट हुआ होगा, 200 बार। तो दूसरा लड़का, दूसरे लड़के ने उसकी लेंथ कितनी की, 200 सेंटीमीटर। क्या उसने अलग आपने अलग कही, नहीं, आपका स्टैंडर्ड बड़ा था तो आपका रिपीटेशन कम हुआ, उसका स्टैंडर्ड छोटा था तो उसका रिपीटेशन ज़्यादा हुआ, लेकिन दोनों ही केस में इसकी लेंथ क्या थी, सेम थी। मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड छोटा है तो उसका रिपीटेशन क्या होगा, देखो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3, फिर 4, चलते रहेगा। स्टैंडर्ड अगर बड़ा है तो उसका रिपीटेशन क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात। लेकिन लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट जितना था उतना ही तो रहेगा। तो पहले वाली मीटर को, मीटर एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, तो मीटर को मैं U1 मान लूँ, बड़ा यूनिट, तो रिपीटेशन क्या होगा, कम होगा, तो उसको मान लेंगे हम लोग N1। कितने बार रिपीटेशन हो रहा है, वो क्या कहला रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ यूनिट क्या है, U2, रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, 200 बार, उसको मैं कितना मान लेता हूँ, N2। तो N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। वट इज N1, न्यूमेरिकल वैल्यू। वट इज U1, यूनिट। वट इज यूनिट, आपका स्टैंडर्ड, जो आपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया वो U1 है। N1 उस स्टैंडर्ड का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है वो क्या बताएगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप एक पर्टिकुलर मेजरमेंट लें और उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में छोटा यूनिट लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, बड़ा यूनिट लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, लेकिन वो मेजरमेंट फिक्स रहेगा। तो N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, या फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट NU इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी आप लोग कह सकते हैं, या n, दिस implies that n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब यूनिट जितना छोटा होगा, अब ये इन्वर्स आ गया ना, अब ये तो आपको 11th में एकदम से बच्चा नहीं पकड़ पाता है। देखिए, यूनिट इन्वर्स है तो यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, यानी कि आप जितना छोटा स्टैंडर्ड सेट करेंगे उतने ही ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और आप स्टैंडर्ड इतना छोटा लेंगे और जितना बड़ा लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम होगी। स्टैंडर्ड कैसे लेंगे, स्टैंडर्ड इस हिसाब से चूज़ किया जाएगा, यूनिट इस हिसाब से चूज़ किया जाएगा कि वो आपके दिए गए पर्टिकुलर मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में काउंटेबल हो। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो नीड फॉर मेजरमेंट समझ गए, नीड फॉर मेजरमेंट की नहीं पड़ी। हमको क्या करना है, हमारा फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेजरमेंट, या फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। और लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे पहले, लॉर्ड केल्विन, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसको नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं या नंबर में डिस्क्राइब कर दें तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, आपकी नॉलेज सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नंबर में, जो आप बोल रहे हैं, नंबर में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो नॉलेज है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, या किसी भी फिजिकल फिनोमेना को या नेचुरल फिनोमेना को नंबर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब नंबर में एक्सप्लेन करेंगे तो जिस फिजिकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का एक फिक्स अमाउंट को सेट कर लेंगे, लेंथ का एक फिक्स अमाउंट जो टाइम के चेंज होने पर चेंज ना हो, ईजिली अवेलेबल हो, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट। और उस
उस यूनिट का पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितने बार रिपीटेशन हो जाकर लाएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो न्यूमेरिकल यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार रिपीट होगा। और अगर आपका यूनिट बड़ा होगा तो रिपीटेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज इतना ही करते हैं, समझिए। देखिए बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। चैप्टर ईजी है, ठीक है ना। लास्ट में एक बार फिर देखते हैं। कहते हैं आज मेरे कमरे का टेम्परेचर क्या, मैंने कहा भाई आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट है, बढ़िया है। एक बार मैं ये कह रहा हूँ, और दूसरी बार मैं कह रहा हूँ यार कमरे का टेम्परेचर आज 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे कमरे का जहाँ मैं बैठा हूँ। तो भाई आप लोग क्या गेस करेंगे, पहली बारी में कि आज टेम्परेचर ठीक ठाक है, बहुत गर्म नहीं है, या दूसरी बारी में जब आपने कहा 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी बारी में, है ना। तो यही किसकी बात है, नंबर की बात है, ठीक है। हम यही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट, ये वो तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको बड़े ध्यान सुनेगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।